तो क्या डायबिटीज सिर्फ चीनी या मीठा ज़्यादा खाने की बीमारी है, या इसके पीछे कोई कोई गहरा राज है? खासकर अगर हम भारत की बात करें, जिसे अक्सर शायद नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम्म। आज हम कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च और स्टडीज़ की गहराइयों में उतर रहे हैं। इनका सार एक ऐसे विशेषज्ञ ने तैयार किया है जो होलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर हैं, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट भी हैं। और उन्होंने मानव शरीर विज्ञान, खासकर ये जो मेटाबॉलिक फिजियोलॉजी है, इसका काफ़ी गहरा अध्ययन किया है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन क्या है? डायबिटीज़ मैनेजमेंट की जो मौजूदा हकीकत है, उसे समझना कि असली जड़ क्या है, इलाज के तरीकों में क्या खामियां हो सकती हैं, और इसमें खास भारतीय पहलू क्या है। सही। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये शायद सोचने का एक नया नजरिया देगा। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का आधार ही वो शोध है जो इस ओर इशारा करता है कि डायबिटीज को समझने और उसे संभालने का जो मौजूदा तरीका है, विशेषकर भारत में, वो शायद उतना कारगर नहीं है जितना हम मान बैठे हैं। हम्म। हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे हमारे शरीर का अपना आंतरिक संतुलन बनाए रखने वाला सिस्टम, जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं, वो कैसे काम करता है, और कैसे आजकल के कई इलाज जाने अनजाने में इस सिस्टम को ठीक करने के बजाय शायद और उलझा देते हैं। तो फिर सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है, क्या डायबिटीज इसलिए होती है क्योंकि शरीर में एंटी डायबिटिक दवाओं की कमी हो जाती है? जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। हाँ, विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि डायबिटीज दवाओं की कमी का नतीजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में शरीर पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ने का नतीजा है। मतलब जिसे मेटाबॉलिक लोड कहते हैं। मेटाबॉलिक लोड। हाँ। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि शरीर का एक पावर हाउस है, पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स, जो इंसुलिन बनाते हैं। जब इन पर लगातार बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है तो उनकी क्षमता वो जवाब देने लगती है, वो थकने लगते हैं। और जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में, उसका ध्यान अक्सर सिर्फ ऊपर के लक्षण ठीक करने पर होता है, जैसे ब्लड ग्लूकोज का नंबर कम करना। हाँ, ये तो होता है। ये वैसा ही है जैसे किसी इमारत की वायरिंग में दिक्कत हो और हम सिर्फ बल्ब की रोशनी कम ज्यादा करके उसे ठीक मान लें। जो असली जड़ है, यानी बढ़ा हुआ मेटाबॉलिक लोड, उसे कम करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। सही। ऐसा करना शरीर के अपने अद्भुत संतुलन तंत्र यानी होम्योस्टैसिस को अनदेखा करने जैसा है। ये सुनकर थोड़ी हैरानी होती है। मतलब जो दवाएं ब्लड शुगर कम करने के लिए दी जा रही हैं, वो शायद अंदर ही अंदर किसी और समस्या को बढ़ा रही हैं। विश्लेषण में खासकर सल्फोनीलयूरिया जैसी दवाओं का जिक्र है। क्या ये वाकई एक तरह का विरोधाभास है? इसे एक क्लिनिकल पैराडॉक्स यानी इलाज से जुड़ा विरोधाभास कहा जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, कई दवाएं, खासतौर पर सल्फोनीलयूरिया ग्रुप की, जैसे कि ग्लिमिप्राइड, वो असल में कैसे काम करती हैं? एक प्रचलित उदाहरण दिया जाता है कि वो एक ऐसे बॉस की तरह है जो पहले से बुरी तरह थके हुए कर्मचारी यानी पैंक्रियास के बीटा सेल्स को और ज्यादा काम करने पर मजबूर कर रहा है। ओह, मतलब जबरदस्ती। हाँ, मानो लात मार के काम करवा रहा हो। ये दवाएं बीटा सेल्स को निचोड़कर उनसे और ज्यादा इंसुलिन निकलवाती हैं। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में इससे ब्लड शुगर का लेवल नीचे आ जाता है। हाँ, और लगता है कि सब ठीक हो गया। बिल्कुल। मरीज और डॉक्टर दोनों को लगता है कि इलाज काम कर रहा है। लेकिन सोचिए, अगर किसी थके हुए अंग को लगातार और ज्यादा काम करने पर मजबूर किया जाए तो क्या होगा? वो तो थक कर बैठ जाएगा। बिल्कुल। धीरे धीरे ये पावर हाउस यानी बीटा सेल्स पूरी तरह थक जाते हैं। उनकी काम करने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। इसे बीटा सेल बर्नआउट कहते हैं। बीटा सेल बर्नआउट। हाँ, और जब ये स्थिति आ जाती है, तब शरीर की इंसुलिन की जरूरत बाहर से दिए जाने वाले इंसुलिन इंजेक्शन से ही पूरी हो पाती है। और एक बार बाहरी इंसुलिन पर निर्भरता शुरू हो जाए तो उससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। लेकिन मेरा सवाल है, जब दवा ने खून से शुगर कम किया तो वो अतिरिक्त शुगर गया कहाँ? क्या वो शरीर से बाहर निकल गया? यही तो इस पहेली का अहम हिस्सा है। वो शुगर खून की नलियों से तो हट गया, जिससे रिपोर्ट में नंबर सुधर गया। हाँ। लेकिन वो गायब नहीं हुआ। इन दवाओं ने उसे जबरदस्ती शरीर की दूसरी कोशिकाओं यानी सेल्स में ठूस दिया।
कहाँ? उन कोशिकाओं में जो शायद पहले से ही शुगर और फैट से भरी हुई हैं और ज्यादा लेने की स्थिति में नहीं है। अरे बाप रे। अब जब कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा शुगर और फैट जमा होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? अध्ययन बताते हैं कि इससे दूसरी गंभीर समस्याएं पनप सकती हैं, जैसे फैटी लिवर। हाँ, लिवर में चर्बी जमना। बिल्कुल। डिसलिपिडेमिया यानी खून में फैट या लिपिड्स का गड़बड़ होना, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, और लंबे समय में डायबिटीज की जटिलताएं जैसे डायबिटिक किडनी डिजीज सीकेडी या नेफ्रोपैथी। गुर्दों पर असर। हाँ, रेटिनोपैथी यानी आंखों के पर्दे पर असर, और न्यूरोपैथी यानी नसों को नुकसान। तो एक तरह से ये दवाएं शुगर के नंबर को ठीक करने के चक्कर में शरीर के शुगर को संतुलित रखने वाले पूरे सिस्टम को ही धीरे धीरे और बिगाड़ सकती हैं। लेकिन मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं वो भी यही करती हैं? नहीं, मेटफॉर्मिन जैसी कुछ दवाएं हैं जो अलग तरीके से काम करती हैं। वो सीधे बीटा सेल्स पर उतना दबाव नहीं डालती। लेकिन यहाँ भी बात वही है, अगर खान-पान और जीवन शैली मतलब डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल में जड़ से बदलाव न किया जाए तो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रह सकती है, भले ही शुगर का नंबर कंट्रोल में दिखे। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये सब जानकारी मौजूद है तो मरीजों को अक्सर मतलब बीमारी की जड़ और लाइफस्टाइल बदलने की अहमियत के बारे में विस्तार से क्यों नहीं बताया जाता? विश्लेषण में ये भी इशारा है कि ज्यादा जोर पर्ची पे दवा लिखने पर क्यों रहता है, बजाय ज्ञान और परहेज समझाने के। देखिए, जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो इसके पीछे कई संभावित कारण बताता है। एक बहुत बड़ा कारण है क्लिनिक्स पर मरीजों का भारी दबाव। हाँ, ये तो है। डॉक्टरों के पास समय ही नहीं होता। बिल्कुल। भारत जैसे देश में डॉक्टरों को अक्सर एक दिन में बहुत सारी मरीज देखने होते हैं, जिससे हर एक मरीज को 15-20 मिनट लगाकर बीमारी की गहराई, लाइफस्टाइल की जरूरत, परहेज, ये सब विस्तार से समझाना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो जाता है। सही बात है। दूसरा पहलू, जैसा कि विश्लेषण में इशारा किया गया है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का दबाव भी हो सकता है। दवा कंपनियां अपनी नई और महंगी दवाओं को प्रमोट करती हैं। हाँ। और कभी-कभी इलाज के दिशा निर्देश भी इसी से प्रभावित हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी डॉक्टर ऐसा करते हों, लेकिन विश्लेषण का अनुमान है कि शायद 70-80% भारतीय क्लिनिशियन इन दवाओं के बीच काम करते हैं। 70-80%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ। यहीं पर एक टीम अप्रोच की जरूरत महसूस होती है, जहां डॉक्टर यानी क्लिनिशियन अकेले ही सब कुछ ना करें, बल्कि एक डाइट न्यूट्रिशनिस्ट, मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर और डाइट साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम करें। मतलब एक पूरी टीम हो। बिल्कुल। ये टीम मिलकर मरीज को न सिर्फ दवा दे, बल्कि बीमारी की जड़ को समझने और उसे जीवन शैली में बदलाव के जरिए ठीक करने में मदद करें। और भारत में इस टीम अप्रोच और सही जानकारी की जरूरत कितनी ज्यादा है? आंकड़े क्या कहते हैं? जरूरत बहुत ज्यादा है, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा। भारत को अक्सर डायबिटीज की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। हाँ, ये तो सुना है। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और स्थिति की गंभीरता दिखाते हैं। हमारे देश में डायबिटिक और प्री डायबिटिक लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल भारत में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पैर काटने पड़ते हैं। 1 लाख? हाँ, लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशंस, और इनमें से लगभग 90% मामले डायबिटिक फुट की वजह से होते हैं। बाप रे। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अस्पतालों में भर्ती होने वाले? हाँ, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों को देखें तो लगभग 75-80% मरीज या तो सीधे डायबिटीज की वजह से या फिर उसकी जटिलताओं की वजह से भर्ती होते हैं। जैसे न्यूरोपैथी? नसों की समस्या, किडनी की समस्या, आंखों की समस्या। इन भयानक आंकड़ों के पीछे एक बड़ा कारण मरीजों तक सही शिक्षा और जानकारी का न पहुंचना है। उन्हें अक्सर ये पता ही नहीं होता कि सिर्फ दवा की गोली खा लेना काफी नहीं है। असली और टिकाऊ बदलाव तो जीवन शैली, खान-पान और सोच में गहरे बदलाव लाने से ही आएगा। विश्लेषण में एक और बहुत खास बात का जिक्र है, फिन फैट इंडियन फेनोटाइप। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पतला मोटा भारतीय। इसका क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर हम दक्षिण एशियाई लोगों के संदर्भ में। फिन फैट इंडियन फिनोटाइप का मतलब है वो लोग जो बाहर से देखने में दुबले पतले लगते हैं। हाँ, जिनका वजन नॉर्मल होता है। बिल्कुल, वजन सामान्य या कम हो सकता है, बीएमआई नॉर्मल रेंज में हो सकता है, लेकिन उनके शरीर के अंदर, खासकर पेट के अंगों के आसपास, चर्बी की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है। अच्छा, अंदरूनी चर्बी। हाँ,
इस अंदरूनी चर्बी को विसरल फैट कहते हैं। इसी को संक्षेप में टोफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड भी कहा जाता है। टोफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। हाँ, ये बाहर से न दिखने वाला एक तरह का अंदरूनी या आंतरिक लोड है और ये फिनोटाइप दक्षिण एशियाई यानी भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों में बहुत आम पाया गया है। तो इससे होता क्या है? इसकी वजह से क्या होता है, इन लोगों में भले ही वो मोटे न दिखें, कम उम्र में ही पैंक्रियाज के बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं, उनकी कार्यक्षमता घटने लगती है। कम उम्र में? हाँ, इसे अर्ली बीटा सेल वल्नरेबिलिटी कहते हैं। इसलिए कई भारतीयों में डायबिटीज का मुख्य कारण सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस ही नहीं होता, बल्कि इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में न बन पाना यानी पुअर इंसुलिन सिक्रीशन भी एक बड़ा कारण होता है। तो ये थिन फैट इंडियन वाली बात किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से डायबिटीज है? नहीं, और यहीं पर यह जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि यह सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर किसके लिए है? ये जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य, स्वस्थ और दुबले पतले दिखते हैं, जिनका वजन एकदम ठीक है। हाँ, जिनके रूटीन ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट के नतीजे पूरी तरह नॉर्मल रेंज में आते हैं या ज्यादा से ज्यादा प्री डायबिटिक रेंज में है। और उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल फिट हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म में बदलाव शुरू हो चुका हो। वो अनजाने में अपने अंदर वो छिपा हुआ लोड यानी विसरल फैट पाल रहे हों। उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन असल में वे डायबिटीज की अगली लहर का हिस्सा बनने की कगार पर हो सकते हैं। उनके लिए ये जानकारी एक वेकअप कॉल की तरह होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या यही एक वजह है कि हम अक्सर देखते हैं कि दुबले पतले दिखने वाले भारतीयों में भी अगर उन्हें डायबिटीज होती है तो डॉक्टर कई बार बाकी दवाओं के बजाय सीधे इंसुलिन जल्दी शुरू कर देते हैं? हाँ, जैसा विश्लेषण बताता है, ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जब थिन फैट इंडियन फेनोटाइप वाले व्यक्ति में बीटा सेल फंक्शन जल्दी कमजोर पड़ जाता है, मतलब उनका पैंक्रियास जरूरत के हिसाब से पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पा रहा होता, हाँ। तो शरीर में इंसुलिन की इस कमी को पूरा करने का सबसे सीधा, तेज और भरोसेमंद तरीका बाहरी इंसुलिन देना ही होता है। हाँ। खासकर तब जब ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और उसे जल्दी नीचे लाना जरूरी हो। और दूसरी दवाओं का क्या, जैसे वो नई वाली दवाएं? हाँ, अगर दूसरी नई दवाओं की बात करें तो जैसे GLP-1 एगोनिस्ट्स हैं, वो वजन कम करने में भी मदद करती हैं, जो कि पहले से ही दुबले या कम वजन वाले मरीज के लिए शायद उपयुक्त ना हो, है ना? हाँ, सही बात है। इसी तरह SGLT2 इनहिबिटर्स जो किडनी के जरिए अतिरिक्त शुगर को शरीर से बाहर निकालती हैं, उनसे दुबले मरीजों में DK, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। DK, ये तो खतरनाक होता है। हाँ, इन दवाओं की तुलना में इंसुलिन अपेक्षाकृत सस्ता भी है और भारत में आसानी से उपलब्ध भी है, लेकिन यहाँ भी वही बुनियादी सवाल उठता है, जैसा विश्लेषण इशारा करता है, क्या हमेशा इंसुलिन शुरू करने से पहले मरीज की फिजियोलॉजी को पूरी तरह समझा जाता है? मतलब ये देखा जाता है कि शरीर खुद कितना इंसुलिन बना रहा है? हाँ, बिल्कुल। क्या C पेप्टाइड जैसे टेस्ट करवाए जाते हैं? ये टेस्ट बताता है कि मरीज का पैंक्रियास खुद कितना इंसुलिन बना रहा है, या फिर बढ़े हुए शुगर नंबर को देखकर सीधे इंसुलिन को ही एकमात्र समाधान मान लिया जाता है? इसमें दवा कंपनियों के प्रभाव और प्रचलित ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर मौजूदा तरीके में, जैसा ये विश्लेषण बता रहा है, कुछ गंभीर खामियां हैं, तो फिर डायबिटीज मैनेजमेंट का सही रास्ता क्या होना चाहिए? ये रिसर्च और अध्ययन किस दिशा में जाने का सुझाव देते हैं? जो विश्लेषण हमारे सामने है वो एक फिजियोलॉजी फर्स्ट मॉडल की वकालत करता है। फिजियोलॉजी फर्स्ट मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि इलाज का प्राथमिक लक्ष्य सिर्फ ब्लड शुगर के नंबर को नीचे लाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य होना चाहिए शरीर पर पड़े उस मेटाबॉलिक लोड को कम करना, जिसे मेटाबॉलिक अनलोडिंग कहा जा सकता है। मेटाबॉलिक अनलोडिंग? हाँ, बोझ कम करना। हाँ, यानी इलाज ऐसा हो जो शरीर की स्वाभाविक कार्यप्रणाली, उसकी फिजियोलॉजी को ध्यान में रखकर किया जाए, ना कि सिर्फ लक्षणों को दबाया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका व्यवहारिक प्रमाण भी मौजूद है। जैसे कि इंग्लैंड में हुआ एक बहुत चर्चित अध्ययन जिसे डायरेक्ट ट्रायल के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट ट्रायल?
इसके बारे में थोड़ा और बताएं, ये क्या था और इसके नतीजे क्या रहे? डायरेक्ट यानी डायबिटीज रिमिशन क्लिनिकल ट्रायल एक बेहद महत्वपूर्ण स्टडी थी जिसने डायबिटीज मैनेजमेंट की सोच पर गहरा असर डाला। इस ट्रायल में टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को, जिन्हें डायबिटीज हुए 6 साल से कम हुए थे, 2 ग्रुप में बांटा गया। ठीक है। एक ग्रुप को सामान्य इलाज मिला, जबकि दूसरे ग्रुप को एक बहुत ही सघन इंटेंसिव डाइट और लाइफस्टाइल बदलने का प्रोग्राम दिया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत में उन्हें कुछ हफ्तों के लिए बहुत ही कम कैलोरी वाली डाइट पर रखा गया, लगभग 800 कैलोरी प्रतिदिन। सिर्फ 800 कैलोरी? हाँ, इसका मकसद था शरीर, खासकर लिवर और पैंक्रियाज में जना अतिरिक्त फैट को तेजी से कम करना। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें सामान्य खाने पर लाया गया, लेकिन वजन कंट्रोल और स्वस्थ जीवन शैली पर लगातार जोर दिया गया। और नतीजे सचमुच क्रांतिकारी थे। लगभग आधे लोग, मतलब 46% लोग जो इस इंटेंसिव प्रोग्राम में थे, 1 साल के अंदर उनकी डायबिटीज रिमिशन में चली गई। रिमिशन मतलब ठीक हो गई? हाँ, रिमिशन का मतलब है कि बिना डायबिटीज की दवाएं लिए उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया। अब सोचिए। अरे वाह! इसका मतलब है कि टाइप 2 डायबिटीज, जिसे अक्सर एक लाइलाज और लगातार बढ़ने वाली बीमारी माना जाता है, उसे पलटा जा सकता है, वो ठीक हो सकती है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये रिमिशन खासकर उन लोगों में ज्यादा देखा गया जिनका वजन 10-15 किलो या उससे ज्यादा कम हुआ और जिन्हें डायबिटीज हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। ये ट्रायल इस बात का पुख्ता सबूत है कि अगर शरीर पर से, खासकर लिवर और पैनक्रियास से, फालतू फैट का बोझ यानी मेटाबॉलिक लोड हटा दिया जाए तो शरीर का शुगर को नियंत्रित करने का सिस्टम दोबारा सामान्य रूप से काम करने लग सकता है और बीटा सेल्स की कार्यक्षमता भी सुधर सकती है। ये तो वाकई उम्मीद जगाने वाली बात है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि डायबिटीज की दवाएं पूरी तरह बेकार हैं और उन्हें लेना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं निकालना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है, दवाएं कई स्थितियों में जरूरी होती हैं और जीवन रक्षक भी हो सकती हैं। हाँ, खासकर जब शुगर बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल, खासकर जब किसी का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो या जब बीटा सेल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हों, तब दवाओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन विश्लेषण का नजरिया ये है कि हमें दवाओं की भूमिका को शायद फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। अच्छा, कैसे? उन्हें जिंदगी भर का अनिवार्य समाधान मानने के बजाय क्यों ना उन्हें एक अल्पावधि सहारा या एक पुल की तरह देखा जाए। एक ब्रिज जी, जो लाइफस्टाइल बदलने तक सपोर्ट करे। जी, एग्जैक्टली। एक ऐसा पुल जो हमें मेटाबॉलिक लोड कम करने और जीवन शैली बदलने तक सुरक्षित रूप से ले जाए। तो आदर्श मॉडल क्या हो सकता है? शायद ये जरूरत पड़ने पर सही दवा का चुनाव हो, जैसे मेटफॉर्मिन, या अगर जरूरत हो तो GLP-1 या SGLT दवाएं जो बीटा सेल्स पर अतिरिक्त बोझ न डालें। ठीक है। और उसका इस्तेमाल कम से कम जरूरी समय के लिए किया जाए। लेकिन इसके साथ ही पहले दिन से ही जीवन शैली में बदलाव का एक सघन, व्यवस्थित और व्यक्तिगत प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिसमें सब कुछ शामिल हो, खाना, व्यायाम, नींद। हाँ, खानपान, व्यायाम, नींद, तनाव प्रबंधन सब शामिल हों। जैसे जैसे जीवन शैली में बदलाव से मेटाबॉलिक लोड कम होता है और शुगर कंट्रोल बेहतर होता है, वैसे वैसे दवाओं की डोज को धीरे धीरे कम करने या बंद करने का सक्रिय प्रयास किया जाना चाहिए। एक्टिव मेडिकेशन टेपरिंग। हाँ, इसे एक्टिव मेडिकेशन टेपरिंग कहते हैं। इसमें कुछ खास टेस्ट मदद कर सकते हैं, जैसे C-पेप्टाइड टेस्ट और HOMA-IR टेस्ट। ये क्या बताते हैं? C-पेप्टाइड बताता है कि पैंक्रियास कितना इंसुलिन बना रहा है और HOMA-IR इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्तर बताता है। इन टेस्ट से ये समझने में मदद मिल सकती है कि मरीज की डायबिटीज में मुख्य समस्या इंसुलिन की कमी की है या इंसुलिन रेजिस्टेंस की, और उस हिसाब से इलाज तय हो। बिल्कुल, इलाज को व्यक्तिगत बनाया जा सकता है। ये सारी जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आखिर में, अगर कोई व्यक्ति अपनी डायबिटीज की स्थिति को बेहतर ढंग से समझना चाहता है या अपने परिवार को भविष्य में समस्या से बचाना चाहता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कुछ ठोस कदम हैं जो वो उठा सकते हैं? ज्ञान ही बचाव है और सही सवाल पूछना उस ज्ञान को पाने की पहली सीढ़ी है। जो विश्लेषण हमने डिस्कस किया, उसके आधार पर अगली बार जब कोई अपने डॉक्टर से मिले तो शायद ये कुछ सवाल पूछना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, क्या सवाल पूछने चाहिए? पहला सवाल, डॉक्टर साहब, मुझे या मेरे परिवार में डायबिटीज होने का असली कारण क्या है? क्या ये सिर्फ मीठा खाने की वजह से है या जैसा कि
कुछ स्टडीज बताती हैं ये शरीर पर किसी तरह का मेटाबॉलिक लोड बढ़ने की वजह से है। ये बातचीत को जड़ तक ले जाएगा। बिल्कुल। दूसरा सवाल, मैं जो दवा ले रहा हूँ वो मेरे खून में शुगर का लेवल तो कम कर रही है, लेकिन वो उस अतिरिक्त शुगर को शरीर में और कहाँ भेज रही है? क्या उस जगह जमा होने से लंबे समय में कोई और दिक्कत तो नहीं हो सकती? जैसे फैटी लिवर या किडनी पर असर। हाँ, ये सवाल दवा के असर और साइड इफेक्ट्स की गहरी समझ देगा। और तीसरा, बेहद जरूरी सवाल, मैं और मेरा परिवार भविष्य में डायबिटीज के खतरे को कम करने के लिए आज से ही अपनी जीवन शैली में क्या खास बदलाव ला सकते और हैं? कौन से टेस्ट? हाँ, और ब्लड शुगर और HbA1c के अलावा क्या कोई और लैब टेस्ट है जो हमें नियमित रूप से करवाते रहना चाहिए ताकि हम किसी भी अंदरूनी गड़बड़ी को जल्दी पकड़ सके? जैसे लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन। बिल्कुल, विसरल फैट का अनुमान, ये सब। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का निचोड़ बिल्कुल साफ है। डायबिटीज का मैनेजमेंट, खासकर भारत जैसे देश में जहां ये महामारी का रूप ले चुका है, एक बड़े दृष्टिकोण बदलाव की मांग करता है। हमें सिर्फ ब्लड शुगर के नंबर या लक्षणों के इलाज से आगे बढ़कर बीमारी की असली जड़ यानी शरीर पर बढ़े हुए मेटाबॉलिक लोड पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सही कहा। और शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, मरीजों को सिर्फ दवाएं नहीं बल्कि सही जानकारी, शिक्षा और अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाना। इस दिशा में आज हमने जिस विश्लेषण पर बात की वो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, जो हमें मौजूदा स्थिति पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है, निश्चित रूप से। और जाते जाते हम सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या हम केवल ब्लड शुगर का नंबर नापने पर ही अटके रहेंगे, या हम उस असली मेटाबॉलिक लोड को मापने, समझने और सबसे महत्वपूर्ण कम करने के तरीकों पर ध्यान देंगे? और क्या ये मुमकिन है कि हम इस लोड को कम करने की शुरुआत तब करें जब शरीर का पावर हाउस थकने लगे, न कि तब जब वो पूरी तरह जवाब दे जाए? सही बात है, पहले ही कदम उठाएं। बिल्कुल। आज ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा, सिर्फ एक जीवन शैली में बदलाव किया जा सकता है, चाहे वो खान पान में हो या रोज की गतिविधि में, जो उस अंदरूनी लोड को कम करने की दिशा में पहला कदम साबित हो? सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर।